Hello, everybody, and welcome to our channel Learn with Piyush. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि जो अगली वीडियो आएगी यानी कि इस वीडियो के बारे में मैं कह रहा था कि ये जो है वो आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का। और इस पार्ट में हम पूरी चैप्टर को रैप अप कर देंगे, मतलब जो भी बचा हुआ पार्ट था उसको हम आज ख़त्म करेंगे। ठीक है, तो सीधे पॉइंट पे आते हैं कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जो चूँकि वहाँ पे भीड़ बहुत लग गई थी, तो उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि कहीं ना कहीं ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए। वो ट्रायल को पोस्टपोन करने के चक्कर में थे। ठीक है, बेसिकली उनका मेन मकसद था कि वो अपने अपर अथॉरिटी से क्या कर सकते, बात कर सकते। ठीक है, टू देयर सुपीरियर्स। अंडरस्टूड। तो अब क्या है कि हाँ, नाउ अब हम आगे पढ़ेंगे और वो ये है कि गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो डिले वो लोग करवाना चाह रहे थे, गांधी जी ने उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, मतलब उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई कि नहीं, ये डिले की कोई ज़रूरत नहीं है, ये हियरिंग, ये सुनवाई जो है वो आज के आज ही करो और आज के आज ही ख़त्म करो। ठीक है, गांधी जी का ऐसा कहना था। उसके बाद है कि ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। उन्होंने अपने आप को दोषी मानते हुए, प्लीडिंग गिल्टी का मतलब क्या हुआ कि अपने आप को दोषी मानते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने एक बयान दी, उन्होंने अपना एक कथन, उन्होंने अपना पक्ष रखा और उन्होंने अपने आप को दोषी मानते हुए ये कहा कोर्ट को कि ही वॉज इन्वॉल्व, ही टोल्ड द कोर्ट, इन अ कन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज़। वो कह रहा है कोर्ट को, सॉरी गांधी जी कह रहे हैं कि कोर्ट को कि मैं जो अब मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरी ड्यूटीज़ हैं, मैं उसमें कॉन्फ्लिक्ट, उसमें दुविधा में फंस गया था। मैं कैसे फंस गया था कि ऑन द अदर हैंड नॉट टू सेट अ बैड एग्जाम्पल एज अ लॉ ब्रेकर। एक तरफ तो मैं ये गलत उदाहरण नहीं पेश करना चाहता था कि मैं एक कानून को तोड़ने वाला इंसान हूँ जो कि कानून की रिस्पेक्ट नहीं करता, मैं ये नहीं चाहता था, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। ऑन द अदर हैंड टू रेंडर द ह्यूमैनिटेरियन एंड नेशनल सर्विस फॉर विच ही हैड कम। और दूसरी ओर उनके हाथ में क्या था, दूसरी ओर था कि उनको मानवता और देश की सेवा करनी थी। ठीक है, जिसके लिए वो ऑल द वे वहाँ आए थे। ठीक है, तो ये दो ड्यूटीज़ थी उनकी जिसमें वो कंफ्यूज हो गए थे, उन्हें समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। अब है कि ही डिसरिगार्डेड द ऑर्डर टू लीव। उन्होंने डिसाइड किया, गांधी जी कहते हैं कि फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं यहाँ से जो मुझे जाने का आदेश आया है, मैं उसको ऑबे नहीं करूँगा। ठीक है, क्यों नहीं करूँगा, उन्होंने वो रीज़न भी दिया। वो रीज़न ये था कि वो रीज़न ये था कि नॉट फॉर वांट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी। ठीक है, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया ताकि लोग मुझे एज अ इंडिविजुअल लॉफुल अथॉरिटी देखे कि अरे ये कितना लाइक चौर में रहने वाला इंसान है जो खुद का कानून खुद ही बनाता है। ठीक है, और किसी को नहीं मानता, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, वो कह रहे हैं, रीज़न दे रहे हैं, बल्कि क्यों किया, बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस। लेकिन उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उनकी जो मन की आवाज़ है, जो सबसे बड़ा कानून होता है किसी भी इंसान के लिए, उसकी मन की आवाज़, क्योंकि वो कभी गलत नहीं कहता। तो उनके मन की आवाज़ ने कहा, उन्होंने अपनी मन की आवाज़ सुनी, उन्होंने अपने अंतर आत्मा की आवाज़ सुनी कि यहाँ पे रुकना सही है, लोगों की मदद करनी सही है, इसलिए वो रुके। तो ये यहाँ पे गांधी जी ने अपनी तरफ से सफाई दी कोर्ट को। ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू। और फिर ये सारी चीज़ें कहने के बाद उन्होंने चूँकि उन्होंने खुद को दोषी माना, तो उन्होंने कोर्ट से उसके लिए जो भी सज़ा बन रही थी उन्होंने उसकी डिमांड की। उन्होंने कहा कि मुझे इसकी उचित जो दंड है वो मुझे दिया जाए। ठीक है, तो इस पैराग्राफ से, ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ से आपको क्या समझ में आता है? इस पैराग्राफ से हमें दिखती है गांधी जी की ऑनेस्टी, कि वो कितने ऑनेस्ट थे टुवर्ड्स एनीथिंग। ठीक है, और वो कितने सोच समझ कर चलते थे। बट मैं बेसिकली कहूँगा कि इसमें उनकी ऑनेस्टी दिखती है कि वो कितने ज़्यादा ऑनेस्ट पर्सन थे अपने कंट्री के टुवर्ड्स और अपने कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के टुवर्ड्स। ठीक है, तो उन्होंने जो भी था ऑनेस्टली उन्होंने बता दिया। ठीक है, अब है द मजिस्ट्रेट अनाउंस्ड दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 hour रिसेस।
एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। अब है मजिस्ट्रेट का मतलब क्या होता है? मजिस्ट्रेट होता है न्यायाधीश, मतलब जज, ठीक है। तो जज ने ये अनाउंस किया कि वो जो है क्या करेंगे, प्रोनाउंस सेंटेंस। प्रोनाउंस सेंटेंस का मतलब होता है डिसीजन सुनाएंगे। वो अपना डिसीजन सुनाएंगे कब? आफ्टर अ 2 आवर रेसेस। रेसेस का मतलब क्या होता है? छुट्टी, मतलब 2 घंटे की ब्रेक लेंगे वो, उसके बाद वो अपना फैसला सुनाएंगे। एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोज 120 मिनट्स। और उन्होंने गांधी जी को कहा कि देखो तुम्हें मैं 2 घंटे देता हूँ, तुम कहीं से अपना बेल अरेंज कर लो, ठीक है। फर्निश मतलब होता है व्यवस्था करना या फिर अरेंज करना, मतलब कहीं ना कहीं तुम अपना कहीं से भी बेल जो है इन 2 घंटों में अरेंज कर लो तो तुम छूट जाओगे। तो अब है कि गांधी रिफ्यूज्ड, गांधी जी ने मना कर दिया। द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। अब देखो गांधी ने मना किया कि नहीं, मैं बेल नहीं करूँगा क्योंकि मैं दोषी हूँ, आप मुझे सज़ा दीजिए। तो उनकी ऑनेस्टी को देखते हुए जो जज थे उन्होंने क्या किया, उसे गांधी जी को बिना बेल के ही रिहा कर दिया, ठीक है, ओके। अब है व्हेन द कोर्ट रिकन्वेंड, जब कोर्ट दोबारा शुरू हुआ, जब हियरिंग दोबारा शुरू हुई, द जज सेड दैट ही वुड नॉट डिलीवर द जजमेंट फॉर सेवरल डेज, मीनवाइल ही अलाउड गांधी टू रिमेन एट लिबर्टी। जब कोर्ट दोबारा शुरू हुई तो उन्होंने कहा कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए मैं अभी कोई भी फैसला नहीं सुनाऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए गांधी जो है वो आज़ाद रहेगा, स्वतंत्र रहेगा। मतलब उतने दिनों के लिए उन्होंने गांधी जी को आज़ादी दे दी, ठीक है। मतलब गांधी जी आज़ाद घूम सकते हैं, उन्हें कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता। लेकिन अभी भी ध्यान रखना, अभी भी जो है जो डिसीज़न है वो अभी आना बाकी है, वो पेंडिंग में है। गांधी जी अभी भी, उन पे अभी भी मुकदमा चल ही रहा था, लेकिन अभी वो क्या है, रिलीज्ड है फॉर सम डेज़। तो ये उनके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट हुआ, ठीक है। अब है कि जब उन्हें कुछ तब तक के लिए रिहा कर दिया गया, तो अब क्या है कि उसके बाद क्या हुआ, राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक, ये 3 लोग, नाम याद रखना आप। पहले राजेंद्र प्रसाद, दूसरे ब्रिज किशोर बाबू और तीसरे मौलाना मजहरुल हक, ये तीनों क्या है, प्रोमिनेंट लॉयर्स थे, ठीक है। एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स, इनके साथ साथ और भी बहुत मुख्य लॉयर जो हैं, वकील हैं, आए। कहाँ से आए? हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार, बिहार से आए। दे कन्फर्ड विद गांधी। कन्फर्ड मतलब होता है विचार विमर्श करना, डिस्कशन करना। तो उन्होंने गांधी के साथ बैठ के बातें करी, विचार किया। वट वुड दे डू इफ़ ही वॉज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। अब गांधी कहते हैं, चूँकि उन पे केस चल ही रहा था जैसे मैंने बताया, तो अब वो उनको कह रहे हैं, राजेंद्र प्रसाद, बृजकिशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक को, कि अगर उन्हें, यानी कि अगर गांधी जी को जेल हो जाती है तो वो लोग क्या करेंगे, जो भी प्रोमिनेंट लॉयर्स बिहार से आए वो लोग क्या करेंगे। वाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड। तो अब सीनियर लॉयर कहता है कि क्यों, दे हैड कम टू एडवाइज एंड हेल्प हिम इफ़ ही वेंट टू जेल if he went to jail there would be nobody to advise and they would go home। अब यहाँ पे जो सीनियर लॉयर्स हैं वो कह रहे हैं कि यहाँ पे हम आपको ही एडवाइस करने आए हैं, और अगर आप खुद ही जेल चले जाएंगे तो हम यहाँ पे फिर किसे एडवाइस देंगे, हमारे पास कोई रह नहीं जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन होगा, हम वापस घर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें वहाँ पे हो रही हैं, ठीक है। तो जब ये सारी बातें हो रही थी, फिर गांधी जी ने कहा, किनसे कहा, जो लॉयर्स थे, सीनियर लॉयर्स, उनसे कहा कि व्हाट अबाउट द इनजस्टिस टू द शेयर क्रॉपर्स। उन किसानों का क्या होगा, उनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या होगा। गांधी डिमांडेड, गांधी ने पूछा, ठीक है। द लॉयर्स विथड्रू टू कंसल्ट। अब विथड्रू टू कंसल्ट मतलब क्या हुआ कि जो लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया, थोड़ा साइड में हट के, होता ना कि अरे चलो ठीक है साइड में आते हैं, हमारा ग्रुप है तो हम थोड़ा विचार विमर्श करते हैं, फिर इनसे बात करते हैं, ठीक है। तो जितने भी लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया, साइड में गए वो, और वो डिस्कस करने लगे, आपस में बात विचार करने लगे। क्योंकि गांधी ने बहुत इफेक्टिव क्वेश्चन पूछा कि आखिर अगर आप लोग वापस चले जाएंगे, मैं जेल चला जाऊँगा, तो इन किसानों के साथ क्या होगा, इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसका क्या होगा, ठीक है। तो अभी वो लोग बात करने के लिए साइड में गए हैं। अब क्या है, राजेंद्र प्रसाद हैज़ रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस मतलब क्या है कि राजेंद्र प्रसाद जो है वो आगे आए और उन्होंने सारी बातें बताई जो उन्होंने डिस्कशन में बात की, डिसीजन लिया, ठीक है। तो अब वो बात बताते हुए राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि
दे थॉट अमॉन्ग्स देमसेल्व्स, अब राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि उन्होंने आपस में विचार विमर्श किया और उन्होंने कहा कि दैट गांधी वॉज टोटली अ स्ट्रेंजर, ठीक है, कि गांधी जो है वो पूरी तरीके से एक स्ट्रेंजर है, एक ऐसा इंसान जिसे हम नहीं जानते और यहाँ के लोग भी नहीं जानते हैं। एंड येट ही वॉज प्रिपेयर टू गो फॉर द प्रिजन फॉर द सेक ऑफ पीजेंट्स, ठीक है, लेकिन फिर भी वो उन किसानों के लिए जेल जाने को तैयार हैं, ठीक है। ये अभी राजेंद्र प्रसाद कह रहे हैं कि ये बातें जो भी राजेंद्र प्रसाद अभी बता रहे हैं वो उन सारे वकील के आपस की बात है जो राजेंद्र प्रसाद क्या कहते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हुए वो बता रहे हैं, ठीक है। क्या रहे कि अगर उन्होंने सोचा, वकीलों ने सोचा कि गांधी जो है वो हमारे लिए, यहाँ के लोगों के लिए तो पूरी तरीके से स्ट्रेंजर है, लेकिन फिर भी एज अ स्ट्रेंजर ऑल्सो मतलब ही इज़ रेडी टू गो टू द जेल फॉर द सेक ऑफ जस्टिस ऑफ द पीजेंट्स, मतलब पीजेंट्स के लिए वो जेल जाने के लिए तैयार हैं। इफ़ दे on the other hand being not only residents of the adjoining districts but also those who claim to have served these peasants should go home, it would be shameful desertion। अब इसका मतलब देखो, अब गांधी जी ने उन्हें मजबूर कर दिया ये सोचने पे कि अगर वो एक स्ट्रेंजर होने के नाते इतना कुछ कर सकते हैं तो फिर इन लोगों ने कहा कि वहीं दूसरी तरफ हम तो इस डिस्ट्रिक्ट के, चंपारण के पड़ोसी डिस्ट्रिक्ट हैं, है ना, लेकिन फिर भी अगर हम, और ऊपर से हम ये भी क्लेम करते हैं, हम ये भी लोगों को दावा करते हैं कि हम इन पीजेंट्स को सर्व करते हैं, और अगर इस सिचुएशन में इन्हें छोड़कर अगर हम घर चले जाएं वापस तो ये बहुत ही शर्मनाक एक्ट होगा, शर्मनाक डिसीज़न होगा, ठीक है। मतलब गांधी जी ने उन्हें फोर्स कर दिया कहीं ना कहीं ये सोचने पे कि देखो मैं एज अ स्ट्रेंजर इन लोगों की मदद कर रहा हूँ और तुम अगर वापस घर चले जाओगे तो कितना शेमफुल एक्ट होगा, क्योंकि एक तो तुम इनके पड़ोसी ज़िले के लोग हो, ऊपर से तुम ये भी दावा करते हो तुम सारे वकील की मैं इन पीजेंट्स की सेवा भी करता हूँ। तो अब ये दो बातें हैं, अगर तुम इन सारी बातों को इग्नोर करते हुए वापस चले जाओगे तो ये एक बहुत शेमफुल एक्ट होगा। ये सोचने पे मजबूर कर दिया लॉयर्स को गांधी जी ने, और लॉयर्स ने सोचा भी, ठीक है, इन पे बातचीत भी की, तभी तो वो बता रहे हैं इनको, ठीक है। अब है they accordingly went back to Gandhi and told him they were ready to follow him into jail। अब देखो फाइनली उन्होंने डिसीजन लिया कि वो क्या करेंगे, वो गांधी जी के पास आए और उन्होंने कहा कि देखो हम आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं, मतलब अब वो पूरी तरीके से गांधी जी के साथ है, गांधी जी की मदद करने के लिए रेडी है। द बैटल ऑफ चंपारण इज़ वॉन, ही एक्सक्लेम्ड। गांधी जी कहते हैं कि अब हम चंपारण का युद्ध, चंपारण की जो ये बैटल है, ये जो फाइट है वो हम जीत चुके हैं, ये एक्सक्लेम, मतलब वो एक्साइटेड होकर बताते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी टीम मजबूत हो गई, उनके पास इतने सारे सीनियर वकील आ गए तो वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे। देन ही टूक अ पीस ऑफ पेपर एंड डिवाइडेड द ग्रुप इनटू पेयर्स एंड पुट डाउन द ऑर्डर इन विच ईच पेयर वॉज टू कोर्ट अरेस्ट। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक पीस ऑफ पेपर लिया, पेपर का टुकड़ा लिया और उन्होंने ग्रुप्स को पेयर्स में बांटे, दो लोगों का ग्रुप्स बनाया, इस तरीके से बनाया कि अगर इन केस अगर अरेस्ट होती है तो कौन कौन से ग्रुप अरेस्ट होंगे एक साथ, मतलब दो लोग कैसे अरेस्ट होंगे, तो उन्होंने उसका एक पूरा एक चार्ट बनाया, ग्रुप बनाया, ठीक है। अब है कि सेवरल डेज लेटर बहुत कई दिनों बाद Gandhi received a written communication from the magistrate informing him that Lieutenant Governor of the province had ordered the case to be dropped। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है कि कई दिनों बाद जो है गांधी को कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से, जज के पास से एक संदेश, एक लेटर आता है जिसमें कि इन्फॉर्म किया जाता है गांधी जी को कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उस प्रोविंस के, उस प्रांत के, ठीक है, जो भी प्रोविंस थी उस प्रोविंस के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि इस केस को ड्रॉप कर दो, इस केस को ख़त्म कर दो, इसको आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सिविल डिसओबीडियंस हैड ट्रियम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये एक तरीके से पहली बार जो आप जीत कह सकते हो, ठीक है, जीत हुई है कि मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस की विजय हुई है। मतलब सिविल डिसओबीडियंस मतलब क्या होता है, देखो सिंपल तौर के अगर मैं बताऊं, सिविल मतलब आम लोग, डिसओबीडियंस मतलब जब वो किसी चीज़ को ऑबे नहीं करते हैं। तो गांधी जी ने तो ऑबे नहीं करा था कानून, उनके ऑर्डर को ऑबे नहीं करा था, लेकिन फिर भी उनके केस को ड्रॉप किया गया। रीज़न जो भी हो, या तो सरकार डरी हुई हो, जो भी रीज़न हो, लेकिन पहली बार ही सही मॉडर्न इंडिया में पहली बार सिविल डिसओबीडियंस जो है वो
विक्ट्री उसको मिली, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं जीत मिली। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी गांधी जी के लिए भी और समस्त भारतवासी के लिए भी, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि खुद लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो ऑर्डर दे रहा है कि इस केस को आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोच समझ के ही कहा होगा। ब्रिटिशर्स बहुत चालाक होते थे, चालाक लोमड़ी की तरह, ठीक है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं सोच समझ के कहा होगा। तो जो भी रीज़न रहा, लेकिन सिविल डिसओबीडियंस की जीत हुई, ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। अब क्या है कि सिंस उनके ऊपर से केस हट गया था, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस प्रोविंस के, उन्होंने कहा था कि अब गांधी के ऊपर से जो केस चल रहा है वो उसे ड्रॉप कर दो, उसे ख़त्म कर दो, उसे कंटिन्यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भी रीज़न रहा हो वो भी क्लियर नहीं करा गया है, ठीक है। तो मतलब अब चूंकि वो वहाँ से फ्री हो चुके थे, तो गांधी जी अब पूरी फोकस जो है अब इधर किसानों की प्रॉब्लम्स और उनके जड़ तक पहुँचने में उन्होंने अपना सारा फोकस शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब कैसे किया उन्होंने वो सारी चीज़ें, वो देखो। गांधी एंड द लॉयर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स। मतलब ये है कि अब गांधी जी और उनके साथ जो भी लॉयर्स आए थे बिहार से, वो क्या हुए, अब आगे बढ़े टू कंडक्ट अ फार फ्लंग इंक्वायरी। फार फ्लंग का मतलब होता है वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब आप यहाँ पे ये समझो कि बड़े पैमाने पे और तह जड़ तक जाके जो है इंक्वायरी शुरू की गई इनटू द ग्रीवेंसेस ऑफ द फार्मर्स, कि आखिरकार किसानों को क्या दुख है। ग्रीवेंस मतलब होता है दुख, उनके दुखों के ऊपर उन्होंने बहुत वाइडली जांच पड़ताल करनी शुरू कर दी। Depositions by about 10,000 peasants were written down and the notes made on other evidence। इसका मतलब क्या है कि लगभग 10,000 किसानों के बयान जो हैं वो लिखे गए, ठीक है, और दूसरे जो प्रूफ्स थे वो भी क्या किए गए, लाइक डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, दूसरे प्रूफ भी क्या किए गए, उनको एक कलेक्ट किया गया। मतलब ये लोग कहीं ना कहीं बहुत एक कह सकते हैं, एक होता है ना बहुत वाइड ऑपरेशन, बहुत डीप ऑपरेशन पे लोग चले गए थे कि अब या तो ये प्रॉब्लम जो है हमें ख़त्म करनी ही है, ठीक है। तो वो मतलब अराउंड 10,000 फार्मर्स का जो है वो बयान, स्टेटमेंट लिखा गया फॉर द प्रूफ, ठीक है, कि उन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, वो आगे दिखा सकते। डॉक्यूमेंट्स वेयर कलेक्टेड, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रूफ एज अ प्रूफ कलेक्ट करके रखे गए, ठीक है। द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस एंड द वेहेमेंट प्रोटेस्ट्स ऑफ द लैंडलॉर्ड्स। मतलब क्या है कि सारा एरिया जो था वो जांचकर्ताओं की गतिविधियों और ज़मींदारों के प्रचंड विरोध से धड़क रहा था। मतलब ये है कि जो पूरा एरिया था उन्होंने इतना वाइडली अपना जो इन्वेस्टिगेशन था वो इतना फैला रखा था कि आप जहाँ भी जो आपको फील होता वो चीज़ की एकदम पूरा खतरनाक ऑपरेशन पे गांधी जी निकले हुए हैं, बहुत लाइक स्टिंग ऑपरेशन काइंड ऑफ। वो बहुत वाइडली सब कुछ एकदम जांच रहे हैं, जड़ तक जाके जांच रहे हैं, हर एक लोगों से पूछ रहे हैं पर्सनली। और वहाँ के जो ज़मींदार थे वो एकदम, उनके अंदर तो ज्वाला थी पहले से, क्या कहते हैं, आप कह सकते हो कि बगावत की, क्योंकि उनके साथ चीट किया गया था, ठीक है। तो ये आपको वहाँ पे जो माहौल था वहाँ पे आपको वो चीज़ फील होती, ठीक है, क्योंकि वो माहौल इतना गर्म हो चुका था, क्योंकि हर जगह जांच पड़ताल, हर जगह पूछताछ, हर जगह एविडेंस कलेक्शन, सब जगह वही चल रहा था, ठीक है। आई होप आपको ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अब क्या है कि इन जून गांधी वाज समन्ड टू सर एडवर्ड गेट द लेफ्टिनेंट गवर्नर, कि जून में गांधी जी को जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो वहाँ के होते हैं, सर एडवर्ड गेट जिनका नाम होता है, ये नाम याद रख लेना, ठीक है। सर एडवर्ड गेट जो थे, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनके द्वारा उनको बुलावा भेजा जाता है। मतलब गांधी जी को आदेश दी जाती है कि आप यहाँ पे आप लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने हाजिर हों, ठीक है। बिफोर ही वेंट ही met leading associates and again laid detailed plans for civil disobedience if he should not return। मतलब कि जाने से पहले उन्होंने अपने प्रमुख अधिकारियों, मतलब जो उनके साथ मेन लीडर्स थे, मेन एसोसिएट्स थे, जो उनका लाइक आप कह सकते हो राइट हैंड लेफ्ट हैंड, जो उनके साथ काम कर रहे थे आगे, उनसे उन्होंने जाने से पहले मुलाकात की और उन्हें सिविल डिसोबीडियंस जो था उसका एक बार फिर से पूरा डिटेल प्लान उन्हें बताया, उनसे बातचीत की, ठीक है, कि अगर इन केस वो वापस नहीं आते हैं या तो वो उन्हें अरेस्ट कर लिया जाता है या उन्हें मार दिया जाता है, कुछ भी हो सकता था, क्योंकि क्लियर नहीं थी कि किस लिए बुलाया गया, बस बुलाया गया है, वो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास। तो थोड़ा सा डाउट था मन में गांधी जी के, तो इसलिए उन्होंने बैकअप के लिए सारे
जो लीडिंग एसोसिएट्स थे उनसे बात कर ली और उन्हें सारी चीज़ें समझा दिया बहुत अच्छे से, ठीक है। मतलब अब वो निश्चिंत से जा सकते थे। अब है कि गांधी हैड 4 प्रोट्रैक्टेड इंटरव्यूज़ with the lieutenant governor, who as a result appointed an official commission of inquiry into the indigo sharecroppers situation। अब देखो यहाँ पे क्या केस हुआ, ये जैसा सोच के जा रहे थे वैसा बिल्कुल नहीं हुआ, इनके अपोजिट हुआ कि जब गांधी जी वहाँ पहुँचे तो गांधी जी के साथ उस लेफ्टिनेंट गवर्नर का 4 आप कह सकते हो 4 स्टेजेस में जो है लॉन्ग एंड वेरी वाइड, मतलब बहुत विस्तार से उनकी बातचीत हुई, डिस्कशन हुआ, इंटरव्यू काइंड ऑफ हुआ, उनसे पूछताछ की गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर से बातचीत हुई। 4 स्टेजेस में आप कह सकते हो, जैसे 4 स्टेजेस में इंटरव्यू होता है ना, वैसे ही समझ लो कि 4 स्टेजेस में गांधी जी की उससे बात हुई थी। किससे? लेफ्टिनेंट गवर्नर से, ठीक है। तो उसके बाद बातचीत करने के बाद जो परिणाम निकल के आया वो ये है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने क्या किया, एक ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी उसने क्या किया कि एक, मतलब आप कह सकते हो ऑफिशियल मतलब क्या होता है, सरकारी काइंड ऑफ, ठीक है। तो एक मतलब आधिकारिक के तौर पे उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई, ठीक है, जिसमें कि किसके लिए बिठाई कि इंडिगो शेयर क्रॉपर्स जो थे उनकी सिचुएशन क्या है, हाँ, उसके लिए उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई। अब वो जो ऑफिशियल कमीशन ऑफ इंक्वायरी था उसमें कौन कौन से लोग थे, तो द कमीशन कंसिस्टेड ऑफ लैंडलॉर्ड्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड गांधी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट्स। कि वो जो एक आधिकारिक आयोग जारी की गई थी उसमें कौन कौन थे, बेसिकली उसमें ज़मींदार थे, ठीक है, लैंडलॉर्ड्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मतलब सरकारी अधिकारी थे, और गांधी जी भी थे जो कि मतलब किसानों के एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे। ऑब्वियसली वो ही आगे सब कुछ लीड कर रहे थे, तो उन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे चुना गया कि आप इन लोगों के साथ इनकी टीम में हैं और आपकी पद जो है वो ये है कि आप एक रिप्रेजेंटेटिव हैं किसानों के, ठीक है। तो मतलब अब जो है ये सारी टीम क्या क्या बातें करेंगे वो हम अभी बाद में जानेंगे। तो बेसिकली उनकी टीम में ये ऑफिशियल्स थे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे, लैंडलॉर्ड्स थे और गांधी जी भी थे जो कि एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थे, क्योंकि वही आगे सब कुछ लीड कर रहे थे। अंडरस्टूड। तो जो गांधी जी सोच के गए थे वहाँ पे कि मैं जाऊँगा तो क्या पता मुझे अरेस्ट कर लिया जाए, मुझे जेल में डाल दिया जाए या फिर मेरे साथ कुछ गलत हो, तो वो बैकअप के तौर पे वो सारी प्लाटिंग करके गए थे। बट फॉर्चुनेटली ऐसा कुछ नहीं हुआ, उल्टा उन्हें शायद फ़ायदा ही हुआ। ये हम अभी आगे पढ़ेंगे। अब क्या है कि गांधी रिमेन्ड इन चंपारण फॉर एन इनिशियल अनइंटरप्टेड पीरियड ऑफ 7 months एंड देन अगेन फॉर सेवरल शॉर्टर विजिट्स। मतलब यह है कि गांधी जी जो है वो चंपारण में ऑलमोस्ट 7 months रहे बिना कोई इंटरप्शन के, ठीक है, मतलब और फिर उसके बाद भी छोटी छोटी उन्होंने विजिट की थी चंपारण में, ठीक है। द विजिट अंडरटेकन कैजुअली on the entreaty of an unlettered peasant in the expectation that it would last a few days occupied almost a year of Gandhi's life। मतलब ये है कि जो विजिट किया गया था वो एक अनपढ़ किसान की रिक्वेस्ट, एक अनपढ़ किसान की याचना पे की गई थी, और गांधी जी को ये उम्मीद थी कि ये कुछ दिन की बात है, उसके बाद फिर सब कुछ नॉर्मल होगा। बट उन्हें नहीं पता था कि ये उनका ऑलमोस्ट 1 साल गांधी जी का लाइफ का जो इसमें इन्वेस्ट होने वाला है। मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में ये बात थी कि ये कुछ दिनों की बात है, ख़त्म हो जाएगी, लेकिन ये ऑलमोस्ट 1 साल इस सारी चीज़ों में लग गया। अब है कि द ऑफिशियल इंक्वायरी असेंबल्ड The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters। मतलब कि वो जो ऑफिशियल एक टीम बनाई गई थी, आपको अगर याद हो, तो वो जो ऑफिशियल इंक्वायरी टीम थी उन्होंने क्या किया, एक बहुत सारे ठोस सबूत, क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस मतलब बहुत सारे ठोस सबूत, ऐसे ठोस सबूत जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो उन लोगों ने बड़े बिग प्लांटर्स मतलब बड़े बड़े जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े ज़मींदार के खिलाफ बहुत सारे ठोस सबूत उन्होंने इकट्ठे कर लिए। And when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi। मतलब है कि जब उन्होंने ये चीज़ें गौर की, जब कमीशन जिसमें कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उन्होंने ये चीज़ें देखी, तो फॉर द सेक ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत के ऊपर उन्होंने ये देखा और फिर वो समझे कि हाँ ये गलत हुआ है, और वो अग्री कर गए कि ठीक है अब किसानों को उनकी मतलब उन्हें रिफ़ंड करना चाहिए, नहीं तो ये गलत होगा, ठीक है, प्रिंसिपल के तौर पे ये गलत हो जाएगा। अब है कि बट हाउ मच मस्ट वी पे। अब गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, वो कमीशन इंक्वायरी टीम पूछ रही है कि गांधी जी से कि हमें कितना पे करना होगा, ठीक है, हमें कितना पे करना होगा उन किसानों को।
they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully exported from the sharecroppers. अब यहाँ पे जब इन्होंने ये बात पूछी तो उसी टाइम पे जो लोग थे ब्रिटिशर्स के जो ऑफिशियल्स लोग थे वो उनके मन में ये बात चल रही थी कि गांधी जी कहीं ना कहीं पूरा पैसा मांगेंगे जो कि फोर्सफुली कह सकते हो आप, इलीगली शेयर क्रॉपर से लिया गया था, ठीक है। तो उनके मन में ये था कि गांधी जी तो पक्का ये पूरा पैसा ही मांगेंगे। ही आस्क्ड ओनली 50%। लेकिन यहाँ पे एक शॉकिंग चीज़ ये हुई कि गांधी जी ने सिर्फ 50% डिमांड किया। उन्होंने कहा कि मुझे सिर्फ 50% चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो अभी आप लोग को भी शौक लग रहा होगा कि जब उनके पास ऑप्शन था वो 100% मांग सकते थे, लेकिन 50% ही मांगा उन्होंने, ठीक है। इसका भी आगे पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स, उसमें आपको सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जस्ट देखते जाओ पेशेंसफुली, ठीक है। देयर ही सीम्ड एडमेंट मतलब बहुत फिम दृढ़, मतलब एकदम कन्फर्म थे कि हाँ मुझे 50% ही चाहिए। बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं दिख रहे थे कि बाद में डिसीजन चेंज कर लेंगे, बिल्कुल नहीं। वो कह रहे थे कि हाँ 50% मतलब 50%, ठीक है। राइट्स Reverend J.Z. Hodge, a British missionary in Champaran who observed the entire episode at close range. ये किन्होंने लिखा, ये बात किन्होंने लिखी, ये बात लिखी है J.Z. Hodge, रेवरेंड J.Z. Hodge, जो कि ब्रिटिश मिशनरी थे चंपारण में, ठीक है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें को बहुत नज़दीक से देखा। मे बी वो उनके उस टीम में रहे हों, ठीक है। तो ये वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। अब है थिंकिंग प्रोबेबली दैट ही वुड नॉट गिव वे द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्लांटर्स ऑफर टू रिफंड to the extent of 25%, and to this amazement of Mr. Gandhi took him at his word, thus breaking the deadlock. देखो इस पैराग्राफ का मतलब क्या है कि ये सोचते हुए कि वो कोई और रास्ता नहीं छोड़ेंगे, है ना, वो कोई और रास्ता नहीं देंगे, ये सोचते हुए मतलब कि जो शायद यह सोचते हुए कि वह कोई मौका नहीं देंगे, अर्थात सहमत नहीं होंगे, जमींदारों के प्रतिनिधि ने अधिक से अधिक 25% जो है वो वापस करने का प्रस्ताव रखा, ठीक है। अधिक से अधिक 25%, मतलब जमींदारों के मन में ये था कि कहीं ना कहीं वो कोई और रास्ता नहीं छोड़ेंगे, मतलब वो 50% मतलब 50% ही मांगेंगे। लेकिन फिर भी जमींदारों ने 25% देने का ऑफ़र उन्हें दिया कि हम सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 25% ही दे सकते हैं। और आश्चर्य की बात तो तब हुई कि जब वो 25% पे भी मान गए। अब आप लोग को लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं गांधी जी कहीं ना कहीं यहाँ पे उनका वो कुछ गलत तो नहीं कर रहे, है ना। आपके दिमाग में ये बात आ रही है कि वो सठिया तो नहीं गए, सठिया इन द सेंस कि वो मतलब ये क्या कर रहे हैं। पहले उन्होंने खुद 50% डिमांड किया जबकि उनके पास ऑप्शन था कि वो 100% कर सकते थे। अब 50 में भी उन्हें 25% मिल रहा है, उस पर भी वो मान रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी बात थी जो मतलब दाल ना गलने वाली बात, मतलब ये कुछ हजम नहीं हुई ये बात, ठीक है। सबको आश्चर्य हुआ कि ये कैसे हो सकता है, जैसे अभी हमें हो रहा है वैसे ही हुआ। अब देखो, दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड यूनानिमसली बाय द कमीशन, ठीक है। और ये जो मतलब जो भी ये प्रक्रिया था, ये जो समझौता था, ठीक है, वो कमीशन ने भी इसको अडॉप्ट कर लिया, इसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ चलो ठीक है, ये जो भी सेटलमेंट जो भी समझौता हुआ है इन लोगों के बीच वो ठीक है, हम भी मानते हैं। गांधी explained that the amount of the refund was less important than the fact that landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत मेन लाइन है। कैसे, अब देखो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। इसी को कहते हैं हम दूरदर्शी। दूरदर्शी का मतलब बताऊँ, जो बहुत आगे का सोचता है और आगे का सोच के चलता है, समझ रहे हो कैसे। देखो गांधी जी तभी 50% पे माने, उसके बाद उन्होंने कहा 25%, वो कहते हैं ठीक है 25% ही दे दो, तुम जितना कहोगे हम उतना ही चाहिए, हम ज़्यादा नहीं मांगेंगे। अब हमें आश्चर्य हुआ था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे थे, फिर बाद में गांधी जी ने बताया कि अमाउंट ऑफ द रिफंड वाज लेस इम्पॉर्टेंट, कि कितना अमाउंट हमें मिल रहा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था इस बात के कंपैरिजन में कि वो जो लैंडलॉर्ड्स थे, ज़मींदार थे, उन्होंने हैड बीन ऑब्लाइग्ड टू सरेंडर पार्ट ऑफ द मनी। वो झुक गए, वो मजबूर हो गए कि कुछ पार्ट ही सही लेकिन वो पैसा वापस करने पे मजबूर हुए। एंड विद इट, और इसके साथ ही पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टीज। मतलब प्रेस्टीज का मतलब ये हुआ कि उनके मन में जो एक हवा बैठी हुई थी कि हम ही सबसे ऊपर है, हमारा कानून सबसे ऊपर है, हम इनके ऊपर धौंस जमाएंगे, ये करेंगे, वो भी उन्हें कहीं ना कहीं देना पड़ा।
वो भी उनकी चीज़, वो अंदर जो वो विश्वास था वो टूटा कहीं ना कहीं। तो मेन इनका गांधी जी का मोटो ये था, ठीक है, कि भैया देखो, देयर फोर एज फार एज द पीजेंट्स वेर कंसर्न द प्लांटर्स हैड बिहेव्ड एज लॉर्ड्स above the law. Now the peasants saw that he had rights and defenders. He learned courage. He learned courage. ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यही बस एक लाइन काफ़ी है ये, ठीक है। He learned courage मतलब अगर मैं शॉर्टली बताऊं तो गांधी जी ने पैसे ना लेने के बदले या फिर कम पैसे लेने के बदले उन्होंने एक बहुत ही अमूल्य चीज़ दे दी, वो थी हिम्मत। वो थी हिम्मत, इन किसान के अंदर में हिम्मत दे दी, एक विश्वास दे दिया कि पीजेंट्स के पास भी राइट्स हैं और डिफेंडर हैं, मतलब जो लोग उनकी रक्षा कर सकते हैं। मतलब पीजेंट्स को ये विश्वास दिलाया कि देखो भाई, तुम्हारे पास भी अधिकार है, इसका इस्तेमाल करना सीखो, डरो मत, और डिफेंडर भी हैं, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी रक्षा करेंगे इन सारे जो भी धौंस जमाते हैं लोग ऊपर के अधिकारी, ऊपर के लोग से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो कि गांधी जी के मन में थी और उन्होंने उसको पूरा भी किया, ठीक है। मतलब इस पैराग्राफ में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा कि गांधी जी के मन में क्या था, उन्होंने कम पैसा क्यों मांगा। कम पैसा इसलिए मांगा क्योंकि वो बेसिकली उनका हिम्मत तोड़ना चाह रहे थे, और वो उनको हिम्मत देना चाह रहे थे। किसका हिम्मत तोड़ना चाह रहे थे? किसका? ऊपरी जो बड़े बड़े ज़मींदार थे उनके, और हिम्मत किस में डालना चाह रहे थे? किसानों में, कि देखो तुम्हारे भी अधिकार हैं, तुम भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो, तुम्हारे लिए भी कोई है जो तुम्हारी रक्षा करेगा, इसलिए डरो मत, ठीक है। और उनके अंदर वो हिम्मत आई, तो गांधी जी कहीं ना कहीं अपने मोटो में सफल रहे। तो इसी को हम कहते हैं दूरदर्शी। उन्होंने पैसा को नहीं देखा, उन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं देखी। पैसा मिल जाता ठीक है, बट वो हिम्मत नहीं आ पाती, समझ रहे हो। तो उन्होंने जितना ही कहा उतने पे ही वो मान गए, लेकिन उन्हें भी मनवा दिया कि देखो तुम एटलीस्ट झुके तो सही। मतलब गांधी जी ने उन्हें कहीं ना कहीं झुका दिया, ठीक है। तो आई होप अब आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा, है ना। अब देखो क्या है कि इवेंट्स जस्टिफाइड गांधीज पोजीशन। जितनी भी घटनाएं हुई उन्होंने गांधी जी की पोजीशन, मतलब क्या हुआ, गांधी जी का पद, गांधी जी की सोच उन्होंने दर्शाई। सब कुछ सबको क्लियर होगा कि हाँ ये इंसान कुछ है जो कुछ कर सकता है, ठीक है। तो उसके फिर उन्होंने बाद में बहुत सारी चीज़ें की होंगी। तो सारे इवेंट्स को देखते हुए विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबैंडन्ड देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। मतलब ये हुआ कि कुछ ही वर्षों में अंग्रेज ज़मींदार जो भी थे उन्होंने अपने भूखंड छोड़ दी, मतलब ज़मीन छोड़ दी, ठीक है। और जो कि किसको लौटा दिए गए? वापस किसानों को लौटा दिए गए, पीजेंट्स को लौटा दिए गए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। नील की जो साझा कृषि, मतलब साझा खेती हो रही थी, वो भी ख़त्म हो गया। मतलब इंडिगो शेयर क्रॉपिंग पूरी तरीके से ख़त्म, टाटा बाय बाय, वो हो गया, ठीक है। तो बहुत ही बड़ा काम किया यहाँ पे गांधी जी ने, जो कि सचमुच में एक अच्छा इफ़ेक्ट लाया पीजेंट्स की लाइफ के ऊपर। और कहीं ना कहीं ओवरऑल नेशन की बात करें तो जो हमारा स्लेव था इंडिया, उसमें भी कहीं ना कहीं एक चिंगारी की तरह काम कर रहा था, क्योंकि लोगों के अंदर हिम्मत आ गई थी अब, ठीक है। अब क्या है कि गांधी नेवर कंटेंडेड हिमसेल्फ विथ लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशंस। गांधी के मन में ये था कि मैं बड़े बड़े अगर पॉलिटिकल चाहे इकोनॉमिकल अगर सॉल्यूशंस कर भी देता हूँ इन सारे प्रॉब्लम्स के, तो उन्हें संतुष्टि नहीं मिली। मतलब गांधी जी कहते हैं कि मुझे संतुष्टि नहीं हो रही थी इन सारी चीज़ों को सॉल्व करके, ठीक है। उनका मेन मोटो क्या था फिर कि ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन द चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उन्होंने चंपारण के गांव में कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस, मतलब लोगों के बीच रहने का तरीका, साफ़ सफाई, है ना, उनका कल्चर क्या है, रहने मतलब त्यौहार, जो भी चीज़ें होती थी वो उन्होंने उस चीज़ में कमी देखी चंपारण के गांव में, और वो उस चीज़ को लेके बहुत जल्द कुछ ना कुछ करना चाहते थे, ठीक है। ही अपील्ड फॉर टीचर्स। उन्होंने बहुत सारे शिक्षकों को रिक्वेस्ट किया कि आप यहाँ आए, अपनी इसमें कंट्रीब्यूशन दें। महादेव देसाई एंड नरहरि परीख, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. अब यहाँ पे देखो नाम जितने भी हैं सारे याद रखते रहना, एग्जाम्स में पूछ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस में ही पूछ ले, है ना। तो जो उन्होंने टीचर्स के लिए अपील किया, तो महादेव देसाई और नरहरि परीख 2 यंग मैन थे जिन्होंने गांधी को एज अ शिष्य उनको ज्वाइन किया था, और उनकी दोनों जो पत्नियां थी उन्होंने भी बहुत सारे जो भी काम थे उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और भी लोग बहुत सारे थे जो आए, कहाँ से आए? बॉम्बे से आए, कोई पूना से आया, कोई और अलग पार्ट ऑफ
कंट्री से आया। मतलब आप एक चीज़ देखो कि अब लोग जो हैं वो गांधी जी के साथ जुड़ना स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब अब उनकी टीम बहुत स्ट्रांग बन रही है, बड़ी बन रही है। तो ये कहीं ना कहीं शुरुआत है अभी, ठीक है। तो अब देखो, देवदास गांधीज यंगेस्ट सन अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। मतलब देवदास जो कि गांधी जी के सबसे छोटे पुत्र थे, बेटे थे, वो भी आश्रम से आए और साथ ही साथ उनकी वाइफ भी आई, कस्तूरबा गांधी। प्राइमरी स्कूल्स वेयर ओपनड इन 6 विलेजेस। जो प्राइमरी स्कूल्स थे, प्राथमिक विद्यालय, वो सब 6 गाँव में खोले गए। कस्तूरबा टॉट द आश्रम रूल्स एंड ऑन पर्सनल क्लीननेस एंड कम्युनिटी सैनिटेशन। कस्तूरबा जो कि महात्मा गांधी की वाइफ थी, उन्होंने सेल्फ क्लीनलीनेस मतलब खुद को साफ़ कैसे रखें और साथ ही साथ कम्युनिटी को स्वस्थ कैसे रखें, है ना। कम्युनिटी में साफ़ सफाई, गांव में साफ़ सफाई कैसे रखें, है ना, बीमारी ताकि ना फैले। ये सारी चीज़ें बेसिक जो रहने सहने का तरीका है, रहने का ढंग, चलने का, खाने पीने का, साफ़ सफाई, सैनिटेशन, सब कुछ, ये सारी चीज़ें उन्होंने कस्तूरबा गांधी ने लोगों को बताई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं गांधी जी का मोटो था कि हम बेस लेवल पे जाके ये चीज़ें जो है अवेयरनेस फैलाएं, ठीक है, क्योंकि लोगों को उस टाइम में बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, तरीका नहीं पता था, ठीक है। अब देखो क्या है, अब है कि हेल्थ कंडीशंस वेयर मिजरेबल। अब गांधी जी ने एक चीज़ और गौर की, भाई हेल्थ कंडीशन तो बहुत ही दयनीय है, लाइक बहुत ही ख़राब है यहाँ पे। अब उन्हें उसके लिए भी कोई काम करना था। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months। गांधी ने एक डॉक्टर को रिक्वेस्ट किया और वो आए और उन्हें 6 महीने के लिए गांधी जी को उन्होंने सर्व किया, मतलब गांधी जी के साथ उन्होंने सर्विस की, उन्होंने काम किया। 3 मेडिसिन्स वेयर अवेलेबल। अब ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें याद रखो, ऑब्जेक्टिव में पक्का पूछेंगे। 3 मेडिसिन्स अवेलेबल थे, कौन कौन से? पहला कैस्टर ऑयल, दूसरा क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। ये 3 मेडिसिन्स उस टाइम पे हुआ करते थे। अगर मैं हिंदी की बात करूँ तो कैस्टर ऑयल को बोलते हैं हम लोग शायद जैतून का तेल, है ना, जैतून का तेल उस टाइम पे कुछ होता होगा। कुनीन और गंधक का मरहम, ठीक है, सल्फर ऑइंटमेंट मतलब गंधक का मरहम। तो ये 3 मेडिसिन थे बेसिकली उस टाइम पे जो कि यूज़ में आते थे। अब देखो, अब आगे दिया गया कि तीनों मेडिसिन किस किस कंडीशन में देते थे, ये भी याद रख लो। एनीबडी, देखो, एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कैस्टर ऑयल, ठीक है। मतलब जिनके भी जीभ पर चकते मतलब आप कह सकते हो जैसे दाना दाना हो जाता है ना, मलेरिया जैसे, आप कैसे बताऊँ मैं, गर्मियों में जो दाना दाना निकल जाता है हमारे शरीर पे, तो जिनके जीभ पे दाना दाना निकला हुआ था उनको कैस्टर ऑयल का डोज दिया जाता था, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि कैस्टर ऑयल हम कब देते थे उस टाइम पे, तो जिनको एनीवन हु शोड अ कोटेड टंग। उसके बाद है एनीबडी विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड अ क्विनाइन। अब क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल, मतलब जिनको मलेरिया का बुखार था उनको क्विनाइन प्लस कैस्टर ऑयल दोनों का डोज दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शंस रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। और किसी को अगर स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उन्हें ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल दोनों दिया जाता था। तो मैं कहूँगा पर्सनली कि ये जो हमारा पैराग्राफ है ये फ्रॉम द एंगल ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान में रखना, कहीं ना कहीं मन में रखना, ठीक है। ओके, अब क्या है देखो, गांधी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लॉथ। गांधी ने महिलाओं की जो गंदे कपड़े होते थे, बिल्कुल मैले कपड़े, साफ़ सुथरे बिल्कुल नहीं होते थे, उन पे उनका ध्यान गया, ठीक है, उन्होंने ध्यान दिया। ही आस्क्ड कस्तूरबा बाई टू टॉक देम अबाउट इट, ठीक है। उन्होंने कस्तूरबा गांधी को कहा कि आप इनसे बात करो इन सारी चीज़ों के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली फीमेल कैन इंटरेक्ट बेटर टू अ फीमेल, अदर फीमेल। वन वुमेन टू Kasturba Bai into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." उसके बाद उसमें से एक औरत जो है वो कस्तूरबा गांधी को अपने झोपड़ी में ले गई और उन्होंने कहा, देखो यहाँ पे कोई भी बॉक्स या कबर्ड नहीं है जहाँ पे मैं कपड़े रख सकूँ, और सबसे बड़ी बात कि अभी ये जो मैं साड़ी पहन रही हूँ वही एकमात्र साड़ी मेरे पास है जो कि मैं बहुत सालों से या बहुत दिनों से पहनते आ रही हूँ। मतलब बहुत मिजरेबल कंडीशन हो गई थी वहाँ के लोगों की, ठीक है। अब है कि ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे इन चंपारण, जब गांधी जी लंबे टाइम के लिए चंपारण में रहे, गांधी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस वॉच ऑन द आश्रम। गांधी ने साथ ही साथ अपने आश्रम पे भी एक दूर से अपनी ध्यान उस पर दी हुई थी। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शंस बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वो रेगुलर बेसिस पे जो है आश्रम में तार भेजते थे और कहते थे कि मतलब रुपयों की, पैसों की ज़रूरत होती थी तो वो आश्रम से मंगवाया करते थे। वंस he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि
एक बार उन्होंने आश्रमवासियों को लिखा कि अब जो है शौच के लिए खोदे गए पुराने गड्ढों को भरने का टाइम आ गया है और नए गड्ढे खोदने का समय आ गया, नहीं तो पुराने गड्ढों में से दुर्गंध और बदबू आने लगेगी। ठीक है, तो मतलब बेसिकली पॉइंट ये है कि गांधी जी जो हैं अब बिल्कुल पूरा ध्यान अपना उन्होंने साफ़ सफाई पे दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे शौच के लिए उन्होंने अपना एक उपाय निकाला कि जो पुराने गड्ढे हैं उन्हें भरना पड़ेगा और नए गड्ढे खोदने पड़ेंगे, नहीं तो फिर पुराने में से क्या आएगी, स्मेल आएगी, है ना, बहुत बीमारियाँ फैलेंगी उससे। तो इस पे उन्होंने ध्यान दिया था। ठीक है, अब हम आएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ पे। द चंपारण एपिसोड वॉज टर्निंग पॉइंट इन गांधीज लाइफ। मतलब चंपारण में जितनी भी घटनाएं हो रही थी, जितनी भी चीज़ें हो रही थी चंपारण में, वो गांधी के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई गांधी जी के लाइफ में। What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my own country. ठीक है, अब यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि जो मैंने किया, उन्होंने बताया कि क्या क्या किया है, वह एक बहुत ही साधारण सी बात थी। मैंने तो यह घोषणा कर दी थी कि अंग्रेज़ मुझे मेरे अपने देश में आदेश नहीं दे सकते। मतलब ये है कि गांधी जी कह रहे थे, गांधी जी ने सबको बताया कि डिटेल में कि उन्होंने क्या क्या किया चंपारण में ऑल। ठीक है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये घोषणा ऑलरेडी कर चुका था कि ब्रिटिश मेरे ही देश में मेरे पे शासन बिल्कुल नहीं कर सकता, मेरे पे कोई आदेश नहीं दे सकता। ठीक है, बट चंपारण डिड नॉट बिगिन एज एन एक्ट ऑफ डिफियंस। ठीक है, लेकिन जो चंपारण था, है ना, चंपारण में जो थी वो इस घटना ने आज्ञा न मानने की क्रिया को ही जन्म नहीं दिया। मतलब कहीं ना कहीं सिविल डिसओबीडियंस जो थी वो चंपारण में स्टार्ट नहीं हो पाई। ठीक है, इट ग्रीव आउट ऑफ एन अटेम्प्ट टू एलिविएट द डिस्ट्रेस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीजेंट्स। ठीक है, यह बड़ी संख्या में गरीब किसान जो थे उनकी पीड़ा को कम करने का जो एक प्रयास के रूप में मतलब उभर कर आया था कि गांधी जी बहुत कोशिश कर रहे हैं, और उस कोशिश में उन्होंने बहुत सारी आज्ञा जो है नहीं भी मानी थी। लाइक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें डिसओबे भी करी थी गांधी जी ने। दिस वॉज द टिपिकल गांधी पैटर्न। हिज पॉलिटिक्स वेयर इंटरवाइंड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस। ठीक है, या मतलब गांधीवादी सिद्धांत, यहाँ पे पता है गांधीवादी सिद्धांत मतलब गांधी का सिद्धांत था कि जो भी उनका तरीका था काम करने का वो ये था। ठीक है, उनकी राजनीति जो है वो लाखों लोगों की जो है डेली बेसिस पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सुलझाती थी। तो मतलब इससे जुड़ी हुई थी उनकी पॉलिटिक्स। ये नहीं थी कि हाँ लाइक प्रॉपर पॉलिटिक्स जो आजकल हो रही है, उनकी पॉलिटिक्स थी कि वो लाखों लोगों की डे बाय डे बेसिस पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व किया करते थे। ठीक है, गांधी जी। ही वॉज नॉट अ लॉयल्टी टू एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, मतलब ये जो है वो सिर्फ उनकी सिद्धांतों के प्रति वफादारी नहीं थी। ठीक है, इट वॉज अ लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग्स। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है ये कि ये जो कर रहे थे वो ये नहीं था कि हाँ वो अपने एब्स्ट्रैक्शंस, वो अपने सिद्धांतों के खिलाफ लॉयल्टी दिखा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज उनका सिद्धांत है तो वो ऐसा करेंगे, नहीं, बल्कि ये जो लॉयल्टी थी किसके लिए थी, ये थी ह्यूमन बींग्स के लिए। ह्यूमैनिटी जो होती है, ह्यूमैनिटी जो हम दिखाते हैं, एक्चुअली उनके प्रति उनकी लॉयल्टी थी। मतलब वो लॉयल थे ह्यूमैनिटी के प्रति, ह्यूमन बींग्स के लिए वो लॉयल थे, बहुत लॉयल थे। ठीक है, अब क्या है, इन एवरीथिंग गांधी डिड मोर ओवर ही ट्राई टू मोल्ड अ न्यू फ्री इंडियन हु कुड स्टैंड ऑन हिज ओन फीट एंड दस मेक इंडिया फ्री। मतलब गांधी जी ने जितने भी क्षेत्र में काम किया है उन्होंने एक नए स्वतंत्र भारतीय बनाने की कोशिश की है। मतलब हमेशा कोशिश किया कि एक नया इंडिपेंडेंट इंडियन मैं बना सकूं जो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, है ना। और इस प्रकार 1 से 2, 2 से 2, लाइक 2 से 4, 4 से 16, 16 से 1600, फिर लाइक 2000, 2 लाख, 2 करोड़, फिर मैं ऐसे ही करके पूरी इंडिया को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना सकूं। तो ये कहीं ना कहीं बहुत लॉन्ग टर्म लाइक उनके मन में थॉट था जो कि लेके गांधी जी निकले थे, है ना। तो एक बहुत वाइड उनका ड्रीम था जो कि वो पूरा करना चाह रहे थे, और एट द एंड वो पूरा हुआ भी, है ना। अब क्या है कि अर्ली इन चंपारण एक्शन चार्ल्स फ्री एंड्रयूज, द इंग्लिश pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. अब क्या है कि चंपारण सत्याग्रह के प्रारंभिक चरण में, ये मुझे लगता है कि यहाँ ज़्यादा शुद्ध हिंदी हो गई, मतलब चंपारण में जो भी सत्याग्रह हुए थे, जो भी आपको लाइक उसमें जो भी काम उन्होंने किया था, तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि एक अंग्रेज जो था वो
जिसका नाम था चार्ल्स फियर एंड्रयूज़, ठीक है। वो क्या हुआ, महात्मा गांधी का कहीं ना कहीं एक फॉलोवर बन गया, है ना, क्योंकि ऑब्वियसली उनके अंदर से एक वाइब आती थी। और जब वो लाइक फिजी द्वीप पे जब जाने लगा, उसको कुछ काम आया होगा, है ना, उसकी कुछ ड्यूटी होगी, उससे पहले वो गांधी जी को गुड बाय कहने के लिए आया, ठीक है। गांधीज लॉयर फ्रेंड्स अ टूर ऑफ ड्यूटी टू द Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in चंपारण and help them. गांधी के लॉयर्स जो हैं उन्होंने सोचा कि ये एक अच्छा आइडिया होगा कि एंड्रयूज़ यहीं रुके और चंपारण में उनकी हेल्प करे। एंड्रयू वॉज विलिंग इफ़ गांधी अग्रीड, और एंड्रयू चाह रहा था कि अगर गांधी मतलब एंड्रयू के अंदर वो इच्छा थी कि वो काम करे, है ना, अगर गांधी जी मानते हैं तो। बट गांधी वॉज वेहेमेंटली अपोज्ड, है ना। लेकिन गांधी जी ने क्या किया, जोरदार विरोध किया, मतलब बहुत ज़ोर से, है ना, मतलब एग्रेसिवली। ही सेड यू थिंक दैट इन दिस यूनिक अनइक्वल फाइट इट वुड बी हेल्पफुल इफ़ वी हैव एन इंग्लिशमैन ऑन आवर साइड। अब वो कह रहे कि तुम्हें क्या लगता है कि ये एक सही डिसीज़न रहेगा कि हम जो एक अनइक्वल मतलब एक अनबराबरी साइड में जो हम लड़ाई कर रहे हैं, वो तुम्हें लगता है कि वो सही रहेगा, जिसमें कि एक तरफ हम तो ऐसे लड़ रहे हैं ना कि एक तरफ भारतीय हैं, हमारी लड़ाई ही अंग्रेज़ लोगों से है, हमें अंग्रेज़ लोगों को इस देश से भगाना है। लेकिन तुम्हें लगता है कि अगर हम अंग्रेज़ों को ही अपने साथ कर लें तो ये कभी ख़त्म हो पाएगा। तो इसलिए गांधी जी ने उसको एक एग्रेसिवली उसको मतलब अपोज़ किया था ना, वेहेमेंटली अपोज मतलब एग्रेसिवली, बहुत ज़ोर तरीके से। उसके बाद क्या है, दिस शोज़ द वीकनेस ऑफ योर हार्ट। और गांधी जी कहते हैं कि ये तुम्हारे दिल की कमज़ोरी बता रहा है, मतलब तुम कितने कमज़ोर हो, है ना, तुम कितने वीक हो अंदर से, ये तुम्हें दिखा रहा है कि तुम एक दया ऐसे कर दिया। अभी यहाँ पे दया भाव नहीं रखना है, ठीक है। ये तो वही बात होगी कि तुम जिसे भगाना चाह रहे हो, मतलब मैं जिसे भगाना चाह रहा हूँ, पूरी दुनिया जिसे भगाना चाह रही है, तुम उसी को वापस अपने पास रखना चाह रहे हो। द कॉज इज़ जस्ट एंड यू मस्ट रिप्लाई अपॉन योर सेल्व्स टू विन द बैटल। मतलब कि तो ये मतलब हमारा उद्देश्य जो है वो न्याय संगत है ना, जस्टिसफुल है, और तुम्हें इस संघर्ष में विजय प्राप्त करने के लिए स्वयं पर भरोसा रखना चाहिए, है ना, कि तुम्हें अपने ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेज़ों के खिलाफ, तुम्हें इसके लड़ाई में, पूरे लड़ाई के थ्रू तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना होगा और इस तरीके से कमज़ोर नहीं पड़ना होगा, है ना। यू शुड नॉट सीक अ प्रॉप इन मिस्टर एंड्रयूज़ बिकॉज ही हैपन्स टू बी एन इंग्लिशमैन। अब देखो, तुम्हें प्रॉप मतलब क्या होता है, जब देखा होगा अपने डांस, जब हम कोई डांसर्स डांस करते हैं, परफॉर्म करते हैं, तो उन्हें प्रॉप्स लाइक बहुत सारी चीज़ों का वो यूज़ करते हैं। तो जो भी ऑब्जेक्ट उसमें यूज़ होता है उसको हम कहते हैं प्रॉप, मतलब उसका सहारा लेके वो डांस करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि तुम्हें सहारा नहीं लेना चाहिए, है ना, तुम्हें एंड्रयूज़ के फॉर्म में सहारा नहीं लेना चाहिए, जबकि वो एक अंग्रेज़ है। तुम खुद पे एक भारतीय होने के नाते तुम खुद की हेल्प करो और फिर इन अंग्रेज़ों को भगाओ यहाँ से। ही हैड रेड आवर माइंड्स करेक्टली। और वो कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद प्रसाद कह रहे हैं कि उन्होंने हमारी माइंड को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था, एंड वी हैड नो रिप्लाई, और हमारे पास कोई जवाब नहीं था इसका। गांधी इन दिस वे टॉट अप अ लेसन इन सेल्फ रिलायंस। और इस तरीके से गांधी जी ने हमें एक स्वावलंबी होने का एक पाठ सिखाया। स्वावलंबी मतलब सेल्फ रिलायबल, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट, है ना, आप खुद पे खुद कैसे निर्भर हो सकते हो, आत्मविश्वास कैसे रख सकते हो, इसका एक पाठ हमें गांधी जी ने दिया। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वेयर ऑल बाउंड टुगेदर, है ना। अब देखो क्या है, आत्मनिर्भरता, है ना, सेल्फ डिपेंडेंट, भारतीय स्वतंत्रता और साझे कृषिकों की सहायता, सभी एक दूसरे से बंधे हुए थे। मतलब मैंने कहा ना कि ये सारी चीज़ अभी स्टार्टिंग है, तो ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें रिलेटेड है ना, कि अभी शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट खत्म हुआ है, फिर लोगों के अंदर हिम्मत आई है, लोग उसका अपोज कर रहे हैं, है ना। और जब कोई ऐसे वीक पड़ रहा है कि हाँ अंग्रेज को हम अपने पास रख ले ताकि हमारी हेल्प होगी, तो उसको गांधी जी डांट भी रहे हैं कि नहीं, हम ये एक मतलब एक अनइक्वल फाइट है, हम भारतीय हैं, उस तरफ अंग्रेज हैं, हम ये भारतीय हमारी ही धरती पे हमें गुलाम बना के रखा है इन्होंने, हमें इन्हें भगाना है और तुम इन्हें ही हमारे साथ रखने की बात कर रहे हो, ये फिर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो कहीं ना कहीं और एट द एंड गांधी जी ने उन्हें सेल्फ डिपेंडेंट होने का पाठ पढ़ाया। ये बहुत बड़ा वर्ड है सेल्फ डिपेंडेंट, आपको भी अपने लाइफ में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, सभी को होना चाहिए, ठीक है। तो यहीं पे ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है इस लेसन के साथ कि कैसे गांधी जी ने सभी के मन में एक हिम्मत
भरा, एक हिम्मत भरा कि देखो तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे राइट्स हैं, बहुत सारे लोग हैं जो तुम्हारी रक्षा के लिए यहाँ पे हैं, ठीक है। तो आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आई नो ये बहुत लेंदी हो गया, बट जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये चैप्टर, ये जो थर्ड पार्ट आएगा वो थोड़ा सा लेंदी होगा, क्योंकि मैं इसको और पार्ट में डिवाइड नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली वो थोड़ा बड़ा दिखता है ना। तो बस यही था चैप्टर। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो देन डू शेयर दिस वीडियो, और अगर नए हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है। बहुत सारे लोग होते हैं जो नहीं कहते कि सब्सक्राइब मत करो, मैं कहूँगा कि सब्सक्राइब करो, क्योंकि सच में बहुत मेहनत लगती है, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।